अच्छा देखो, जैसे अगर कोई भी कंडक्टर है, ठीक है, कंडक्टर कोई भी कंडक्टिंग बॉडी है, जैसे हमारे पास एक कॉपर का पीस है, तो वो कॉपर का पीस ये रहा, ये कॉपर का पीस है, ऐसा क्यों? ये ये कॉपर का पीस है, ठीक है। हाँ, तो ये कॉपर का पीस है, आड़ू नहीं है। कॉपर एक मेटल है, तो ये कोई भी मेटल का पीस हो सकता है। Why are you so shocked? हाँ, क्या पहली बार देखा कि कॉपर का पीस है ये, कॉपर एक मेटल है, तो कोई कॉपर से हमारा मतलब है किसी भी मेटल का पीस है। कॉपर है, एल्यूमिनियम है, आयरन है, और ये एक रूम में रखा हुआ है। अब उस रूम का कुछ टेम्परेचर होगा, 10 डिग्री, 20 डिग्री, और उस टेम्परेचर की वजह से उस रूम में कुछ हीट होगी। फॉर एग्जाम्पल, कोई रूम है जिसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट होगी क्या रूम में? थोड़ी थोड़ी। और अगर रूम का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हीट होगी क्या? नहीं होगी। और -100 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब वो नहीं, और ये बिल्कुल नहीं। और इसमें बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तो इसको क्लियर कर लो, क्योंकि ये फिर तुमको कॉन्सेप्ट समझने में थोड़ा एक बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल है। हमें किसी भी चीज को ना इंसानों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझ। अगर तुम कह रहे हो कि -10, क्योंकि मैं इंसान हूं, मुझे बहुत ठंड लगती है -10 में, तो मतलब वहां हीट नहीं होती, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट नहीं हुआ, है ना, हमारे हिसाब से हुआ। इसी बेसिस पे तुम कह रहे हो कि -100 डिग्री पे तो मैं जम ही जाता हूँ, तो हीट नहीं होगी। बट ऐसा ट्रू नहीं है। सिर्फ एक ही टेम्परेचर ऐसा है जिसपे हीट नहीं होती, और वो टेम्परेचर क्या है? 0 केल्विन, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें हीट नहीं है। लेकिन 1 केल्विन पे, यानी -272 डिग्री सेंटीग्रेड पे हीट है। समझ गए? अब हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचना, नहीं तो हमें बात ही समझ में नहीं आएगी। तो अगर ये किसी भी रूम में ये मेटल का पीस रखा है, तो इसके अंदर हीट होगी। उस हीट की वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उस हीट की वजह से इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो अपने एटम्स को छोड़ के बाहर आ जाएंगे। मेटल का एटम है ना, मेटल और नॉन मेटल में फर्क क्या है? मेटल का एटम साइज में होता है बड़ा, नॉन मेटल का एटम होता है छोटा। मेटल मेटल क्यों है? बिकॉज जैसे मेटल की फर्स्ट शेल है और ये सेकंड शेल है। मान लो ये कोई मेटल है जिसमें दो शेल है, चलो एक और शेल ले लेते हैं। मान लो ये मेटल है, जैसे एल्यूमिनियम की बात करें हम, तो इसमें 3 शेल्स हैं। तो एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है Al283। तो इसके आउटर मोस्ट शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? रूम की थर्मल एनर्जी की वजह से, थर्मल एनर्जी मतलब जो रूम में हीट है, टेम्परेचर की वजह से जो एनर्जी है, रूम की थर्मल एनर्जी की वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन्स एटम को छोड़ देंगे, और ये हो जाएगा तुम्हारा Al3+। ठीक है, Al3+। अब वो जो 3 इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ के निकले, याद रखना,
बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हीट एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड कर सकती है, डायरेक्शन नहीं प्रोवाइड कर सकती। ये जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इस एल्यूमिनियम एटम को छोड़ के निकले, ये कहां जाए? तो ये क्या करेंगे? रैंडमली मूव करने लगे, इधर उधर रैंडमली मूव करने लगे। लेकिन अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स निकल गए तो पीछे एक हैवी एल्यूमिनियम आयन बचा, वो तो इमोबाइल है बिकॉज वो बहुत हैवी है। एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, 14 न्यूट्रॉन्स हैं, और जो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए वो भी हैं। तो ये एक हैवी आयन है, और वो हैवी आयन इमोबाइल है, वो अपनी जगह से मूव नहीं कर सकता। तो तुम इमेजिन करो कि एक मेटल का जो पीस रखा है, उस मेटल के पीस के अंदर चल क्या रहा है? उस मेटल के पीस के अंदर उस मेटल के पीस के अंदर क्या चल रहा है? उस मेटल के पीस के अंदर ऐसे हैवी आयन्स हैं, और बीच बीच में वो वाले इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल वाले, जिनमें एनर्जी है, हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी है जिनके अंदर, वो रैंडमली इधर उधर भागो। लेकिन भाग नहीं सकते क्योंकि जगह ही नहीं है, क्योंकि वो पूरी जगह तो किसने ले रखी है? हैवी आयंस ने। तो अब तुम्हें इसको बहुत अच्छे से इमेजिन करना कि हैवी आयंस उस मेटल के पीस के अंदर भरे हुए हैं, और वहां पे जगह बना के बेचारे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन रैंडमली भाग रहे इधर उधर, आंखों पे पट्टी बांध के। तो वो क्या करेगा? यहाँ टकराएगा, फिर यहाँ टकराएगा, फिर इधर चला जाएगा, इधर टकराएगा, इधर टकराएगा, ऐसे टकराते हुए कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ऐसे चल। और ये हर मेटल के पीस के साथ हो रहा है जो इस वक्त हमारे रूम में रखा हो, थर्मल एनर्जी की वजह से। सेल या बैटरी नहीं लगाई अभी हमने, थर्मल एनर्जी की वजह से। समझ गए? लेकिन अब थर्मल एनर्जी ने क्या किया? थर्मल एनर्जी ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। थर्मल एनर्जी ने एनर्जी प्रोवाइड कर दी। क्या नहीं प्रोवाइड करता? डायरेक्शन। तो अगर हम इस मेटल के पीस में एक मेटल के पीस में हमने एक छोटा सा पार्ट लिया है, इस पार्ट को बहुत सारे मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर क्रॉस कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम इधर भी क्रॉस कर रहे हैं, बिकॉज रैंडम मोशन है। अगर 1 लाख इलेक्ट्रॉन्स इधर ले पार करके उसी समय में 1 लाख इलेक्ट्रॉन उधर भी ले पार, तो नेट चार्ज क्रॉसिंग दिस एरिया in any time delta t is what? तो करंट नहीं होता। करंट का मतलब है कि किसी पर्टिकुलर टाइम डेल्टा टी में इस क्रॉस सेक्शन को कुछ नेट चार्ज क्रॉस करे। समझे? उसे करंट बोलते कि कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो तो क्रॉस करेगा ही नहीं। अब यहां पर इससे रिलेटेड ना बहुत सारे एमसीक्यू कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि जब बैटरी नहीं लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसके अंदर मूव नहीं करता है। वो सोचता है जब बैटरी लगाते हैं तो वो मूव करता है, और जब बैटरी नहीं लगाते तो रेस्ट होता है। ऐसा नहीं है, दोनों केसेस में मूव करता है। लेकिन बैटरी लगाते हो तो उसे एक डायरेक्शन मिल जाती है मोशन की, और बैटरी नहीं लगाते हो तो मूव तो तब भी कर रहा है, पर उसको डायरेक्शन नहीं मिलती। तो जब तुमने इसके अक्रॉस एक सेल लगा दिया, बैटरी लगा दी, तो ये क्या हो गया इसका? ये वाला एंड इसने क्या कर दिया? पॉजिटिव। ये वाला एंड क्या कर दिया? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगेंगे? पॉजिटिव एंड की तरफ। और अगर तुम डेल्टा टी टाइम के लिए इस एरिया को ऑब्जर्व करोगे तो तुम पाओगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो इसको पार कर रहे हैं डेल्टा टी टाइम में,
कुछ इलेक्ट्रॉन इसको डेल्टा टी टाइम में क्रॉस कर रहे हैं जो पहले नहीं कर रहे। ठीक। लेकिन जब तुमने इसमें बैटरी लगाई तो अब अंदर की पिक्चर क्या है? जब तुमने इसके अंदर बैटरी लगाई, जब तुमने इसके अंदर बैटरी लगाई तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारे इलेक्ट्रॉन एक तरफ भागने लग गए। नहीं, जब तुमने इसके अंदर बैटरी लगाई तो क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन पे फोकस करो। यहाँ पे हमारे पास ये कंडक्टर है और यहाँ पे हमने सेल लगा दिया पॉजिटिव नेगेटिव। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, अब उसको इस तरफ धक्का पड़ा। अब अगर उसको इस तरफ धक्का पड़ा और यहाँ आयन है तो वो यहाँ गया, टकरा गया, तो वापस नहीं चला गया। लेकिन उसको लगातार इधर पुश मिल रहा है ना, तो इस तरफ जा रहा है तो स्लो होता जा रहा है, फिर टकरा गया, इधर आ गया, फिर आ गया, फिर आ गया। तो अगर मैं उसका मोशन देखूं डेल्टा टी टाइम के लिए तो उसका मोशन है ऐसा। अगर तुम देखो कि ये चल तो टेढ़ा मेढ़ा रहा है, लेकिन अगर देखो कि पहुंच कहां रहा है आगे, अल्टीमेटली पहुंच तो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है ना, ये कितनी कोशिश कर ले पीछे जाने की, ये खींच लेगा उसको। ठीक है। तो डेल्टा टी टाइम में अगर तुम इसका डिस्टेंस देखो, डेल्टा टी टाइम में अगर तुम इस इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस देखो तब तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट देखो तो बहुत कम आएगी। एक सेकंड में, एक सेकंड में ये 500 मीटर चली डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट हुई 5 mm। कितना डिफरेंस? अब तुम सोचो ना, ये इतना 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 इतनी तेज चल रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इतना सारा डिस्टेंस कवर कर लेता है डेल्टा के टाइम में, लेकिन पहुंचा कहाँ, यहाँ से यहाँ बस। ठीक। तो स्पीड तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि स्पीड होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन वेलोसिटी बहुत कम होती है, क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट। तो करंट है क्या? करंट को हम डिफाइन करते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। Rate of flow of charge. Rate of flow of charge is called current.
ठीक है, तो डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस कर रहा है, लेकिन करंट यहाँ पर होगा एवरेज करंट। एवरेज करंट ये जो हमने निकाला है, करंट का सिंबल होता है बच्चों आई, स्मॉल आई भी कैपिटल आई। एवरेज करंट ही है ये डेल्टा क्यू बाई डेल्टा, ठीक है। बिकॉज जैसे तुम इस एरिया को ऑब्जर्व कर रहे हो बैठ के, और तुमने इसको ऑब्जर्व किया मान लो 5 सेकंड के लिए, और 5 सेकंड में तुमने देखा कि इसमें से टोटल 10 कूलम चार्ज क्रॉस करके गया। लेकिन ऐसा जरूरी थोड़ी है कि पहले 1 सेकंड में 2 कूलम, अगले 1 सेकंड में 2 कूलम, अगले 1 सेकंड में 2 कूलम, ऐसा हुआ। ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले फास्ट जा रहा था तो 9 कूलम तो पहले ही 2 सेकंड में हो गया, फिर स्लो हो गया तो अगले 3 सेकंड में 1 कूलम हुआ। तो टोटल अपने को एवरेज मिल गया कि 5 सेकंड में 10 कूलम चार्ज इसको क्रॉस करके गया। तो जब तुम करोगे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी यानी कि 10/5, तो तुमको जो 2 एम्पियर मिलेगा, एम्पियर इज द ऐसा यूनिट ऑफ करंट, तुमको जो 2 एम्पियर मिलेगा वो एवरेज करंट होगा ना। जा रहा होता है, हम उस कंडीशन की बात नहीं करते। जैसे करंट डिपेंड करता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ, अगर तो तुम्हारी वायर जो है वो यूनिफॉर्म थिकनेस की है तो सेम। अब वायर यहाँ से मोटी है, यहाँ पतली है, यहाँ रेजिस्टेंस कम होगा तो यहाँ करंट ज्यादा होगा, यहाँ कम होगा। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की शेप अगर सेम है और जो सोर्स है वो अपनी एनर्जी बदल रहा है। जैसे सब हमारे पास ऐसी बैटरीज भी है ना जिनका वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। नॉब लगा होता है, ऐसे घुमाया 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट। अब सोचो, अगर मैं उसकी वोल्टेज जल्दी जल्दी चेंज कर रहा हूँ तो उससे जो कंडक्टर कनेक्टेड है उसमें तो इलेक्ट्रॉन्स को कभी एनर्जी ज्यादा मिल रही है, कभी कम मिल रही है, कभी ज्यादा मिल रही है, कभी कम मिल रही है, कभी ज्यादा क्रॉस करेंगे, कभी कम क्रॉस करेंगे। और वैसे भी थोड़ा थोड़ा डेप्थ में चलते हैं, इन इलेक्ट्रॉन्स पे दो एनर्जीज लग रही है। एक थर्मल एनर्जी जो इनको रैंडमली मूव कराना चाहती है, और एक जो हमने बैटरी लगाई है उसकी एनर्जी जो एक डायरेक्शन में मूव कराना चाहती है। जो जीतेगी उससे काम बनेगा। ठीक है, अगर थर्मल एनर्जी ना होती, इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली मूव ना करते, तो बैटरी लगाते बहुत ज्यादा करंट मिलता। लेकिन ये थर्मल एनर्जी की वजह से हमको करंट कम मिल रहा है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव करने की कोशिश कर रहे हैं। रेजिस्टेंस का रीजन ही है। ठीक है, तो अगर वो एनर्जी बार बार चेंज हो रही हो किसी तरीके से तो भी करंट चेंज होगा। प्लस ये इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं कि जिसमें तुम्हें सेम लग रहा है उस केस में भी सेम नहीं हो। तुम सोचो कि जैसे ये क्रॉस सेक्शन है, 1 सेकंड में इसको 1 लाख इलेक्ट्रॉन क्रॉस किए, तो अगले 1 सेकंड में 1 लाख कैसे करेंगे? ये तो इतने छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन, मिलियन, और पता लगाने का कोई वे भी नहीं है। तो हम कैसे बोलेंगे कि किसी भी क्रॉस सेक्शन को, और सीधे सीधे तो कर भी नहीं, टेढ़े मेढ़े जा रहे हैं, कोई ऐसे जा रहा है, कोई ऐसे जा रहा है, कोई वो तो वापस आ रहा है। तो ये इतना रैंडम है कि जिसको हम सेम कह रहे हैं करंट को, वो भी सेम नहीं है। तो हमें एवरेज वैल्यू ही मिलेगी जब भी। और यहाँ पे एवरेज नहीं चाहिए, देन वी हैव इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू के लिए सिंपली अपन ने निकालना डी क्यू बाई डी टी। डी क्यू बाई डी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, डी क्यू बाई डी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, इसके लिए तुमको चार्ज चाहिए एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, और फिर हम उसमें पुट करेंगे। अभी करते हैं हम क्वेश्चन, बट ऐसा यूनिट ऑफ करंट इज एम्पियर, एंड 1 एम्पियर मींस 1 कूलम पर सेकंड। So current through a conductor is said to be 1 ampere when a charge of 1 coulomb
is crossing an area in 1 second. एक कूलम का चार्ज 1 सेकंड में क्रॉस कर देता है तो 1 एम्पियर करंट है। एम्पियर का सिंबल होता है कैपिटल ए। 1 एम्पियर एम्पियर आई नहीं होता है, एम्पियर का करंट का सिंबल आई। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला तो करंट का ए ही है। हाँ आई दे रखा होता है बट चीजों को सिंप्लीफाई कराने के लिए, फॉर एग्जांपल डायमेंशन बहुत जगह पे सी दे रखी है चार्ज, है ना, जबकि चार्ज की तो डायमेंशन ही ए इंटू डी है। बट जब हर जगह उसने बोला ए एटी है तो शॉर्ट में लिख लो सी, उस तरीके तो सिंबल्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते ना। देखो 1 एम्पियर इज 1 कूलम पर सेकेंड, तो current through a conductor is said to be 1 ampere. गाने चला रहे हैं कुछ नहीं। अरे उसने लगा अभी बता बस इसकी कुछ समझने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, बस ही नहीं था उसको ये क्या पता।
क्या होता है? जो हो रही है तुम्हारे काम में। अरे जब बहुत सारे साइड बल्कि लगे होते हैं, भीड़ भाड़ हो जाती है, उससे नए ग्रुप को आने में टेंशन होती है। मैक्सिमम मिनिमम चार्ज फ्लोइंग थ्रू कंडक्टर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट थ्रू कंडक्टर एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आई आई पी बाय डी टी ऑफ क्यू। इसका डेरिवेटिव 60 -5 विच इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक है, तो हमने निकालना है 2 पे। तो 6 × 2 -5 7 एम्पियर फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट मिली एम्पियर 10⁻⁻। हाँ करेंगे, क्योंकि जो हमारा ये जो करंट है, हमारे घर में जो करंट है वो 5 एम्पियर। ठीक है, हाँ करंट 1 एम्पियर भी बहुत बड़ा होता है। तो जनरली जो छोटे सर्किट्स है उनमें तो मिली एम्पियर में ही होता है। तो एमए हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं इसकी यूनिट मिली एम्पियर। माइक्रो एम्पियर में भी यूज करते हैं, माइक्रो एमीटर्स होते हैं बहुत कॉमन है जो माइक्रो एम्पियर में करंट को मेजर करते हैं। मैक्सिमम मिनिमम चार्ज फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, डिफरेंशिएट करना पड़ता है, तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ता है। पहले हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे जो आ ही गया है। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट करा, तो टी क्या आ गया 5/6। इस सेकंड पे इतने टाइम पे या तो चार्ज मैक्सिमम है या मिनिमम है। बच्चों मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए तुमको किसी भी चीज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए उसके डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करना होगा। हमें चार्ज की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो हमने चार्ज के डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 रखा, जहां से टी की वैल्यू आ गई 5/6 सेकेंड। तो 5/6 सेकेंड पे चार्ज या तो मैक्सिमम है या मिनिमम है। अब वो हमें कैसे पता लगेगा, वो हमें पता लगता है डबल डेरिवेटिव के साइन से। डबल डेरिवेटिव जो है वो इसका क्या आया, डबल डेरिवेटिव इसका आया 6 विच इज पॉजिटिव। और पॉजिटिव का मतलब होता है मिनिमम। तो इसका मतलब है कि चार्ज इज मिनिमम, चार्ज फ्लोइंग इज मिनिमम एट टी इक्वल टू 5/6 सेकेंड। Charge flowing is minimum at t equal to 5/6 second. And what is the value of that minimum charge? मिनिमम चार्ज अगर हमें निकालना हो तो हम चार्ज के फंक्शन में, min चार्ज के फंक्शन में, ये रहा चार्ज का फंक्शन, t की जगह हम पुट कर देंगे 5/6। तो 3 × 5/6 का स्क्वायर -5 × 5/6 प्लस टी। क्योंकि 2 भी है ना, मतलब चार्ज की मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो चार्ज के फंक्शन में पुट किया जाएगा। थ्री इंटू 25/36 -25/36 प्लस 25/6 प्लस
ठीक। तो ये हो गया मेरा 75/36, 36 आ गया, 25 × 6 माइनस, गलत हो गया, हाँ 12 हो गया ना, तो एलसीएम ले लो 12। एलसीएम आ गया तुम्हारा 12, यहाँ बचेगा 25, यहाँ बचेगा 50 +2 तो नहीं, उसको साथ नहीं दिया ना हमने, उसको तो हम डायरेक्ट ऐड कर देते, चलो ले लो 24/12। तो अब ये हो गया हमारा है माइनस नहीं बना, -1/12। सवाल तो ठीक किया ना, कोई कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है। 25 - 50 -25 + 24 -1/12। हाँ ठीक, समझ आया। एक तरीका ये है जो करंट निकालने का है, कि अगर पूरा चार्ज दे रखा हो, टोटल चार्ज फ्लोइंग बाय टोटल टाइम टेकन, इसको डिवाइड कर दिया तो एवरेज करंट मिलेगा। चार्ज की इक्वेशन दे रखी हो, किसी टी पे करंट चार्ज निकाला तो हमको मिल गया इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है, डिफरेंशिएट करके वैल्यू डाल दी, इंस्टेंटेनियस करंट। और क्योंकि चार्ज क्या है, अगर करंट है चार्ज अपॉन टाइम, तो चार्ज है करंट इनटू टाइम। तो जब भी ये दो का प्रोडक्ट होता है, तो वो ग्राफ में उसका क्या होता है, एरिया। एरिया, सो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, चार्ज इज एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। चार्ज इज द एरिया अंडर करंट टाइम ग्राफ। और दूसरा, करंट इज द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, क्योंकि करंट है चार्ज अपॉन टाइम, तो करंट इज द स्लोप ऑफ करंट इज द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे हमको एक ग्राफ दिया हुआ है, दो डिफरेंट मेटल्स का चार्ज और टाइम का, किसमें ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है, बी। अच्छा, 1/, स्लोप ज्यादा किसकी है, और अगर ये एंगल्स पता हो तो हम इन दोनों में जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी रेशियो भी निकाल सकते हैं। हाँ, क्योंकि क्योंकि करंट इज द स्लोप ऑफ चार्ज टाइम ग्राफ, तो IA बाय IB, IA tan 30 बाय tan 60, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1/√3 इंटू रूट। तो इन दोनों का करंट की रेशियो है 1:3, 3 गुना ज्यादा करंट था बी के कंपेरिजन।
टाइम दिया हुआ सेकंड्स में, करंट दिया हुआ एम्पियर में। हमारा क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 50 सेकंड्स। फाइंड चार्ज फ्लोइंग इन फर्स्ट 50 सेकंड। पहले 50 सेकंड में जो चार्ज निकालना है तो तुमको करंट टाइम ग्राफ का एरिया निकालना पड़ेगा जिससे चार्ज आएगा। करंट टाइम ग्राफ का एरिया, एरिया के लिए तुम्हें देखना पड़ेगा भी कौन सी शेप बन रही, कौन सी शेप बन रही है। यहाँ पे ट्रेपीजियम बन रहा है, ठीक है। तो अपना चार्ज हो गया, डिवाइड भी कर सकते हैं। ट्राइंगल का निकाल लो, रेक्टेंगल का निकाल लो, उनको ऐड कर दो। हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, 20 और 50 इंटू डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड विच इज 70 इंटू 5, 350। ठीक है, तो चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, और पहले दोनों चैप्टर्स थे जिनको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ स्टेशनरी चार्जेस। फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमारी जो कंडीशंस थी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की कंडीशन थी, यानी चार्ज क्या था, रेस्ट पे। लेकिन यहाँ पे चार्ज रेस्ट पे नहीं है, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में हमने करा क्या, हमने एक कंडक्टर को चार्ज दिया, हमने लगातार उस चार्ज को पुश करने के लिए कुछ नहीं किया, हमने जस्ट चार्ज दिया। तो चार्ज दिया तो वो एक कंडक्टिंग सरफेस पे अरेंज हो गया और रुक गया, और अगर वो नॉन कंडक्टिंग बॉडी है तो उसके अंदर पूरे में फैल गया, जो भी हुआ। लेकिन हम उस चार्ज को कंटिन्यूअसली पुश करने के लिए हमने कोई मैकेनिज्म नहीं लगाया, तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस होती। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस के बारे में सब कुछ हमने पढ़ लिया। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, अब नहीं होगी। अब ये बात तुम भूल सकते हो, बिकॉज ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशंस नहीं है। यहाँ पे हमने सेल लगाया हुआ है और जो लगातार पुश दे रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, कंटिन्यूअसली पुश दे रहा है, तो उसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अंदर, वायर के अंदर चल रहा है ना। और इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल तो तभी चलता है अगर क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी वायर के अंदर, कंडक्टर के अंदर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमने तो पढ़ा है कि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो अब कंडक्टर के अंदर चार्ज कैसे चल रहा है, क्योंकि अब जीरो नहीं है। क्यों, क्योंकि कंडीशन जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं है। समझ में आया। अब हमने एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया हुआ है जो कॉन्टिन्यूसली पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है उनको। ऐसे केस में कंडक्टर के अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती है, हो सकती नहीं है ही। जब तुम कह रहे हो कि बैटरी लगाई, एक एंड पॉजिटिव हो गया दूसरा नेगेटिव हो गया, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव तो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। जो कंडक्टर को तुमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, ये कंडक्टर है, इसको तुमने पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यहाँ पे तुमने लगा दिया बी, यहाँ पे तुमने लगा दिया बी, और इस कंडक्टर की लेंथ है L। ये पॉजिटिव होगा ये नेगेटिव होगा, तो इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसके अंदर इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, पॉजिटिव टू नेगेटिव। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड है बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला, V बाय L। वो इलेक्ट्रिक फील्ड है V बाय L। और इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसके अंदर जो मूवेबल चार्ज पार्टिकल्स हैं यानी इलेक्ट्रॉन, वो उल्टी डायरेक्शन में भाग रहे हैं।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज होता है ना, तो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और करंट की डायरेक्शन है ये, तो करंट की डायरेक्शन इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के उल्टा होती है। करंट की डायरेक्शन है पॉजिटिव टू नेगेटिव, हमने माना है, ऐसा कुछ होता नहीं, हमने ही मानते, क्योंकि करंट पहले डिस्कवर हुआ और इलेक्ट्रॉन बाद में डिस्कवर हुआ। तब तक हम मान चुके थे कि भाई पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हम करंट की डायरेक्शन मानते हैं। बाद में डिस्कवरी हुई कि जो करंट के लिए पार्टिकल एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल है वो तो नेगेटिवली चार्ज है, तो हमने कहा भाई हम अपने फंडे तो आप सारे चेंज नहीं करेंगे, तो हमने ये बना लिया कि हमने करंट की डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के उल्टी डायरेक्शन में लेनी है, यानी जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज जाता है उधर। पॉजिटिव चार्ज जाता नहीं है, मतलब प्रोटॉन्स है ना इसके अंदर, वो तो रेस्ट में, जाता तो इलेक्ट्रॉन ही, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी अब, और वो होगी V बाय L, याद रखना, करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टू नेगेटिव। एंड दिस स्टडी ऑफ मूविंग चार्जेस इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिक, इसीलिए चैप्टर का नाम है करंट इलेक्ट्रिक, स्टडी ऑफ मूविंग चार्ज। ठीक है, तो मूविंग चार्जेस के बारे में हम पढ़ेंगे, करंट की डायरेक्शन बता दी, करंट का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से, करंट को मेजर किया जाता है एमीटर से, और एमीटर को हमेशा सीरीज में लगाया जाता है, ये सब हम पढ़ेंगे। वोल्टमीटर को पैरेलल में, करंट सीरीज में सेम होता है, सीरीज में ये